नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7 का आइए, ठीक है। और इस समय जो आपकी गणित चल रही है वो है वाणिज्य गणित। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा गया कर यानी टैक्स। टैक्स क्या है? सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क जो देश व राज्यों के विकास और जनता को सुविधा देने के लिए लिया जाने वाला धन कर कहलाता है, ठीक है। तो जो आप कर देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ही काम आता है। जैसे सड़क का निर्माण करना, अन्य सरकारी फैक्ट्रियों का निर्माण करना, ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो जनता के द्वारा जो कर टैक्स दिए जाते हैं उनके द्वारा ही होता है, ठीक है। और कर होते कितने प्रकार के वो भी जान लेते हैं। कर के प्रकार, कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट कर। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या समूह पर लगाया गया कर जो उसे सीधा प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। कहने का मतलब है ऐसा कर जो आपसे सीधा ले लिया जाए, सीधे आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमारा ये कर लगा है, ठीक है, उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। जैसे आयकर है, अब आयकर होती क्या है? यानी कि वार्षिक जितनी हमारी इनकम होती है उसी के आधार पर हमें कर देना होता है। जैसे आप समझिए, वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित कर है। क्या निर्धारित कर है? अगर आप वार्षिक आय यानी वर्ष में अगर 2.5 लाख रुपए 2,50,000 तक अगर आपकी आय है तो आपको कर देने की आवश्यकता नहीं है, आपका कर शून्य होगा। लेकिन वहीं जब वार्षिक आय आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक हो जाती है तो आपको 5% कर देना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 20% कर देना होगा। वही वार्षिक आय अगर आपकी 10 लाख से अधिक हो जाती है तो आपको 30% कर देना होता है, ठीक है। तो जानते हैं दूसरा कर कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। वह कर जिसे जनता से सीधे नहीं लिया जाता किंतु उसका बोझ जनता को ही ढोना पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे सेवा कर, बिक्री कर, वस्तुओं के आयात निर्यात पर कर आदि। जब आप कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उस वस्तु पर भी कर लगा होता है, बस उसमें आपसे बताया नहीं जाता है कि आपको इतना % कर आपको इस वस्तु पर देना होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर, जो हमें सीधे दिखाई न दे, ठीक है। अब उसके बाद हमने इतना सब तो जान लिया कि हमें कर क्या है, कर के प्रकार क्या है, ठीक है। और कर हम कितनी हमारी वार्षिक आय होगी कि हमको कितना % कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक से लगाकर जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज प्रश्नावली ही आपकी समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के जो क्वेश्चन है उनको, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। कहने का मतलब ये है कि इस समय जो कर का टैक्स जो चल रहा है, हमारी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ताकि हमें कोई टैक्स ना लगे, हम कर मुक्त रहें। तो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जब आपको शून्य टैक्स लग रहा था उस समय वार्षिक आय क्या थी? वार्षिक आय पूछा गया है वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है, तो वार्षिक आय है, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 रुपए अगर आप वार्षिक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया केशव की मासिक आय, मासिक आय मतलब महीने की आय 20,000 रुपए है। बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे पहले इसे। केशव की मासिक आय, केशव की
मासिक आय कितनी दी गई है? 20,000 रुपये है। कितनी है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। हमें चाहिए वार्षिक, कि वर्ष में कितना कमाता है। अगर महीने में 20,000 कमा रहा है, वर्ष में कितना कमाएगा? तो लिखेंगे केशव की वार्षिक आय। वार्षिक आय वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 12 गुणे 20,000 गुणा कराएंगे 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये हुआ। तो क्या ये कर देने योग्य है? यहाँ पर देखिए कितना है? 2,50,000 रुपये अगर आप कमाते हैं तो आप कर मुक्त हैं, और यहाँ पर वो कमा रहा 2,40,000, तो कहाँ से कर देगा? नहीं देगा। तो लिख सकते हैं अतः केशव कर योग्य। क्या लिखेंगे? आय कर योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। ठीक है। अगर ये 2.5 लाख के ऊपर 2,50,000 के ऊपर कमाता तो फिर इसको टैक्स देने की जरूरत पड़ती। ठीक है। अन्यथा इसे केशव को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन और दूसरा आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सिंपल था। ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है। यदि 2,50,000 तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आय कर देना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो श्याम के पिता हैं वो एक साल में 3,60,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है। जिसमें से सरकार की मान्यता ये है कि आप वर्ष में 2,50,000 तक की आप अगर कमाते हैं तो वहां तक आपका कर नहीं लगेगा, आयकर नहीं लगेगा। बाकी अगर आप उसके ऊपर कमाते हैं तो उसका आयकर देना होगा। ठीक है। कितना देना होगा वो देखते हैं। तो लिखेंगे कर वार्षिक आय। क्या लिखेंगे? वार्षिक, हमें जो दिया गया है वार्षिक आय कितना है? 3,60,000। 3,60,000 रुपये। ठीक है। और कर मुक्त आय क्या है? कर मुक्त आय 2,50,000 है। 2,50,000 रुपये का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कितने का देना पड़ेगा? देय आयकर, देय योग्य आय, मतलब कितने की आय हमको देना पड़ेगा। तो आप कमा रहे थे कितना? 3,60,000 रुपये, जिसमें से आपको छूट मिल गई 2,50,000 की। ठीक है। आप इसको घटा दीजिए। 60,000 से 50,000 घटाएंगे तो आपको बचेगा 10,000। ठीक है। 10,000 तो आपका ये बच गया, और 3 लाख से 2 लाख घटा दीजिए तो 1 लाख ये बचेगा। यानी 1,10,000 रुपये को आपको 1,10,000 रुपये का आपको टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना होगा? वो है 5% की दर से। तो लिखेंगे देय आयकर। देय आयकर कितनी आयकर देना होगा? 1,10,000। 1,10,000 का 5%। ठीक है। तो लिखेंगे 1,10,000 का मतलब गुणा 5%, हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 1 2 1 2 कट जाएगा। 11 5 55 00, यानी कि 5,000
500 रुपये आपको देना होगा आयकर के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया? जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी कभी ये आपको फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, से आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब है जीएसटी है क्या? तो 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर को समाप्त करके सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर लगाया गया, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ पैकेटों में लिखा होता है जीएसटी कर 18%, जीएसटी कर 27%, जीएसटी कर 5%। तो वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने 4 नंबर तक सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ा है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सैंडल का मूल्य है उसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एक जोड़ी सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य कितना दिया गया है? 1000 रुपये। अब देखते हैं जीएसटी कितना देना पड़ेगा। दे जीएसटी तो 1000 का कितना रुपया देना पड़ेगा? 1000 का 18%। तो इसको निकाल लेते हैं। तो 1000 गुणे 18 बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कटेंगे तो आ जाएगा 180 रुपये। उसे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। तो कुल देय रुपये लिख सकते हैं या कुल देय रुपये लिख देते हैं। कुल देय रुपये। तो देखिए 1000 की तो उसकी सैंडल हो गई और 180 रुपये उसको जीएसटी देना होगा। तो 1180 रुपये उसको कुल देना होगा। ठीक है, उसकी सैंडल कितने की पड़ेगी? 1180 रुपये की उसकी सैंडल पड़ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया कि प्रतिभा एक मेज 24,000 रुपये में खरीदती है जिसमें 12% जीएसटी भी शामिल है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो भी हमें जीएसटी देना पड़ता है हमेशा अंकित मूल्य पर देना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो एमआरपी लिखी होती है उसी के हिसाब से हमें क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमें जीएसटी दिया गया है, जीएसटी परसेंट यहाँ पर लिख देते हैं जीएसटी परसेंट कितना दिया गया है? 12%। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आ जाएगा 12/100। ठीक है, काटेंगे इसको, कितने से काट देते हैं? 4 से। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना आ गया? 3/25। ठीक है, तो हमें जीएसटी किस पर देना पड़ता है? एमआरपी पर। तो ये जो आपकी नीचे वाली संख्या होगी ये आपकी हो जाएगी एमआरपी। क्या हो जाएगी? एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, और ये जो ऊपर हमें दिया गया है ये क्या है? 25 रुपये। अगर वस्तु का मूल्य है एमआरपी है तो 3 रुपया उसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। तो 25 रुपये पर 3 रुपया आपको जीएसटी देना पड़ा। तो कितने रुपया देना पड़ा? 28 रुपये जीएसटी, यानी कि 28 रुपया आपको कुल देना पड़ेगा। 25 रुपया अगर आपका एमआरपी है
तो 3 रुपया आपका क्या हो गया, जीएसटी हो गया। तो 25 और 3 28 रुपया आपको कुल देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा 28 रुपया नहीं देना पड़ेगा, कितना देना है, 24,000। कितना देना है, 24,000 रुपये देना है। तो ये 28 से 24,000 कितना गुना है, अगर हम इस 24,000 में 28 से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना गुना है। तो जितना गुना आपका ये क्या है, आपका ये देय मूल्य है, मतलब जितना दिया गया है उतने ही गुना आपकी एमआरपी भी हो जाएगी। तो एमआरपी आपकी कितनी गुनी हो जाएगी, देखिए ये भी हो जाएगी 24,000 बटे 28 गुना किसका, 25 का। तो 25 गुणे 24,000 बटे 28 इतना गुना में कर देना है। अब इसको हम काटेंगे कितने से, 4 से काट देते हैं, 4 सते 28, 4 छंग 24, 000। अब उसके बाद इसका हम गुणा करा देंगे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 और ये आपके 3 0 हो जाएंगे, बटे में आपके 7 है। अब इसका हम भाग दे देंगे। जब इसका हम भाग देंगे 7 एक अन्नम 7, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बढ़ेगा 10 हो गया, 7 एक अन्नम 7, 3 बढ़ेगा 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बढ़ेगा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बढ़ा 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 56। अब हम दशमलव लगा देंगे, कितना बढ़ रहा है आपका, 7 8 56, 4 बढ़ रहा तो 40 हो गया, और 40 पे 7 का भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, 5 अभी बढ़ रहा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ेगा तो 50 हो गया, और 7 सता 49 रुपये। यानी जो आपका एमआरपी होगा, क्या, एमआरपी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 21,428.57 रुपये आपका क्या होगा, अंकित मूल्य। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, गजब का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 रुपये खर्च हुआ, इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि विशाल को भोजन पर किया गया खर्च विशाल द्वारा। ठीक है, लिखेंगे विशाल द्वारा भोजन पर किया गया खर्च कितना रुपया है, 5,000 रुपये। ठीक है, जीएसटी कितना है, जीएसटी टैक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं जीएसटी, जीएसटी है 18%। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल खर्च, भोजन पर किया गया कुल खर्च विशाल द्वारा भोजन पर किया गया कुल खर्च कितना है, 5,000 रुपये। तो ये उसे खर्चा ही करना पड़ेगा, प्लस 5,000 का उसे 18% क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5,000 प्लस 5,000
का 18% हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे तो आ जाएगा 5000 प्लस 18 पंचे 90 और 1 जीरो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 18 पंचे 90 और 1 जीरो ये हो गया। तो कितना हो गया? 5900 रुपये उसे कुल खर्चा करना पड़ा। ये उसका जो है कुल खर्च है। लेकिन उसने कहा है कि विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना खर्चा करना पड़ा। तो लिखेंगे प्रत्येक मित्र पर खर्च, प्रत्येक मित्र पर खर्च। तो कितना रुपया खर्चा करना पड़ा? 5900 रुपये। कितने मित्र हैं? 20 मित्र। सभी के हिस्से में कितना कितना आएगा उसके लिए 20 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 9 18, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10। यानी सबके हिस्से का उसने 295 रुपया उसको अपने जेब से देना पड़ेगा। ठीक है, कुल उसको 5900 देना पड़ेगा और सभी के हिस्से का 295 रुपया देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।